Students, today we'll continue with the significant figures. Last time हमने significant figures के rules किए थे. That first of all the definition was the total number of the digits. The total number means equal to the number of the certain digits plus one uncertain digit or one doubtful digit. कि आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लेनी है, उसमें एक आपकी डाउटफुल होगी, बाकी सब क्या होंगी सर्टन. उन सब का अगर आप सम करोगे दैट विल बी इक्वल टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये तो डेफिनेशन हुई. मेनली आपको देखो जो क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बोर्ड में आए, स्कूल के मतलब बोर्ड में आए या कंपटीशन में आए, वो एप्लीकेशन बेस आएगा. आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी होंगी. तो उसके लिए हमने रूल्स किए थे. मैं फटाफट एक बार उनको दोबारा से रिवाइज करते हुए फिर जो टॉपिक है इसके साथ कंटिन्यू करते हैं हम. देखो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था, लास्ट पोर्शन था वीडियो का, कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. SF सिग्निफिकेंट फिगर शॉर्ट फॉर्म. ठीक, जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब के सब होंगे. आपको जितना भी काउंट, मान लो जी आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. ठीक, ऐसे ही अगर कोई जीरो है, जैसे 1 2 0 1 2 0 1 3, अब ये दोनों जीरो हैं, ये नॉन जीरो के बीच में है. एक नॉन जीरो ये है, एक नॉन जीरो ये है, ये भी ऐसे ही है. अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे. तो देखो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पर हो गई आपके पास 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. अच्छा, अब जो यहाँ पर इशू है कब जीरो एज ए सिग्निफिकेंट काउंट होगी, कब नहीं होगी, बस इसका ध्यान रखना है आपने. अब देखो अगर जीरो नॉन जीरो से पहले हो, 1 2 3 जीरो है, बट ये क्या है, ये नॉन जीरो से पहले है. देखो इसके यहाँ पर कोई नॉन जीरो नहीं है. इधर इस पूरे एरिया में मींस इस जीरो से पहले कोई नॉन जीरो नहीं है. इस कंडीशन में आप कभी भी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं करोगे. तो ये काउंट नहीं होंगी सिग्निफिकेंट फिगर में. तो ये 1 2 3, यहाँ पर केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगी. ठीक है. तो ये सबसे बड़ी बात है कि सिग्निफिकेंट फिगर में अगर जीरो पहले आती है नॉन जीरो से तो वो काउंट नहीं होगी. जैसे मर्जी आए, डेसिमल है या नहीं है, कुछ भी नहीं हो, ये काउंट नहीं होगी. और जैसे दोबारा 1 2 3 0 0 0, और मैं दोनों इकट्ठे लेता हूं ताकि समझने में आने रहे. 1 2 3 डेसिमल 0 0 0. ध्यान रखना है क्योंकि देखो इसके बाद में नॉन जीरो नहीं है, तो ये जो रूल है ये अप्लाई यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो जो राइट साइड में है या जो एंड में है, इसके बाद नॉन जीरो नहीं है. तो यहाँ पर रूल आएगा अगर सभी की सभी जो जीरो हैं जो आपकी राइट साइड में है या लास्ट में है और उनके बाद कोई नॉन जीरो नहीं है, तो तभी वो जीरो काउंट होगी एज ए सिग्निफिकेंट. अगर डेसिमल है तो, अगर डेसिमल नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगी. अगर डेसिमल कहीं भी आ जाता है, यहाँ डेसिमल आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ भी आ जाए, कोई इशू नहीं है. इस पूरे में कहीं पर भी डेसिमल आता तो फिर ये जीरो काउंट हो जाती. लेकिन अब ये काउंट नहीं होंगी. तो यहाँ 1 2 3 केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही यहाँ पर आपको काउंट होंगी. ठीक है. तो बस सिंपल सी यहाँ पर एक थ्योरी है, वो ये रहेगी कि अगर जीरो के बाद कोई नॉन जीरो नहीं है तो वो जीरो तभी काउंट होगी एज ए सिग्निफिकेंट अगर डेसिमल है. कहीं पर भी डेसिमल हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, बट अभी नहीं है तो ये काउंट नहीं होगी. अब देखो डेसिमल यहाँ है, इवन यहाँ ना भी होता, चाहे यहाँ भी होता, तब भी ये तीनों काउंट होंगी एज ए सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी फिगर में एक डेसिमल आ गया है. देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए. ठीक है. आई थिंक यहाँ पर ये कंसेप्ट काफी हो गया है. पहले भी क्या था हमने
लास्ट वीडियो में, यहाँ भी मैंने इसको कर दिया एक बार दोबारा से एज ए प्रैक्टिस। ठीक, अब इसके बाद हमें इसी सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है कि कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपके पास ना आ सकता है इन दी कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो, लेकिन इतना आसान नहीं आएगा। वहाँ थोड़ा सा इसको और ज़्यादा मोल्ड करेंगे क्वेश्चन के लिए। कैसे करेंगे देखो, हो सकता है कि अब वो आपको कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में आपकी नॉलेज चेक करें कि आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करोगे, कैसे यूज करोगे, और ये न्यूमेरिकल में भी काम आता है। तो जरा समझ लेना, मैं यहाँ पर अब सिग्निफिकेंट फिगर का टोटल यूज बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़े या फिर न्यूमेरिकल में फिर भी काम चल जाएगा आपका, अगर आंसर अप्रोक्सीमेटली है तब भी काम चल जाता है, वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर को हम इतना काउंट नहीं करते हैं। बट ये आपको कंपटीशन में हेल्प कर सकता है, जहाँ पर कि इस सिंपल टॉपिक को थोड़ा सा मोल्ड करके एक क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे देखो, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा बेसिक। अगर आपको एडिशन, अब देखो दोबारा से आपको अब +1 में आकर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ रूल होते हैं, ठीक। कैसे देखो, जैसे मान लो आपने न्यूमेरिकल किया और वहां पे आपको 3-4 लास्ट में जब रिजल्ट आया तो उसमें आपको 3-4 डिजिट को एक साथ ऐड करना पड़ा या उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो क्या रूल फॉलो करोगे अपने रिजल्ट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 2.123 4 3.127 4.20 एंड अगेन यहाँ ले लो 6.111। इन सबको मान लो आपको ऐड ही करना पड़ जाता है। तो अब सुनो, देखो आपका आंसर जो है वो मैं बनाता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, 10 11 4 5 6 4 2 3 4 5 पॉइंट 10 15। ठीक है, आंसर आपका ही आता होगा, चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेन हमें यहाँ पर पॉइंट्स लेने थे, कितने पॉइंट आए 1 2 3 4, मैक्सिमम ये आ गए यहाँ 1 2 3 4। अगर कोई गलती भी है वो कोई इशू नहीं है, मेन हमें यहाँ पे कोई ऐड नहीं करना है, आपको जो प्रोसीजर है वो देखना है। देखो यहाँ पर अब आपको आंसर में कितना मतलब एक्यूरेट रहेगा आपका, क्या लिखना। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही एक दे दिया आपको और वो कहेगा बताओ उसका आंसर क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दे देगा 15.5614, बी आंसर दे देगा वो आपको 15.56, सी आंसर देगा 15.561 और हो सकता है डी आंसर कुछ और दे 14.1280 कुछ दे सकते, जो है ही नहीं यहाँ पर। मान लो ये सही आंसर था, अब उसने उसको भी 3 जगह लिखा है और ये लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा कि तीनों, अब देखो आप पहले आपको सम करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि फिर तो आंसर यही होना चाहिए क्योंकि तीनों तो एक जैसे हैं, ये तो गलत होने से रहे और ये सही होना चाहिए। अगर आपने नहीं किए एडिशन और अगर दोबारा करने बैठ गए तो आपका टाइम भी वेस्ट है और जो एक एग्जामिनर के अपने विश थे कि आपका 1 मिनट खराब हो जाए वो हो जाएगा। और तब भी अगर आपको बेसिक नहीं आता है सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर तब भी नहीं आएगा। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कहता है कि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट में आपको डेसिमल के बाद उतने ही फिगर लेने हैं जितने कि यहाँ पर मिनिमम होते हैं। देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने फिगर है 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं 1 2 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 3, तो इसमें कितने हैं 2। तो बस आपका रिजल्ट जो है वो बी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हैं और ये रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही फॉलो होगा। मीन्स ये रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जिन फिगर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनमें सबसे कम डेसिमल के बाद कहां पर डिजिट आ रही हैं। तो सबसे कम डिजिट डेसिमल के बाद यहां पर आ रही है, दैट्स व्हाई आपका आंसर यहां तक जाएगा। अगर आप इसको 1-4 लिख रहे हो, अगर आप न्यूमेरिकल में कर रहे हो नो प्रॉब्लम, वहां काम मिल जाएगा। वहां पर आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों में कोई गलती नहीं है।
क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक लेना होता है, बस इससे फालतू नहीं। अगर 2 तक बहुत ज़रूरी है लेना। अब न्यूमेरिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कहीं पर तो एक्यूरेट आंसर तो ये है, बाकी सब चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्यूरेट इज दिस। क्योंकि अब आपको एक कंपटीशन एग्जाम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सम दे रहा है, इसका मतलब कोई लॉजिक होगा, अदरवाइज वो आपको वहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सम नहीं देंगे। अगर दे रहे हैं तो उसका मतलब कुछ चीज़ है जो वो आपसे एक्यूरेट मांग रहे होंगे। तो यहाँ पर वो सिग्निफिकेंट फिगर उन्होंने बोला नहीं, बट उन्होंने आपके सिग्निफिकेंट फिगर वाले कंसेप्ट को डिटेल में चेक कर लिया विदाउट टेलिंग यू। आपको समझ में नहीं आया कि कब आपका सिग्निफिकेंट का टेस्ट हो गया, ठीक। तो ये रूल रहा यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर केवल 4.2 होता तो आंसर आपका जाता केवल 15.5 तक, ठीक हो गया। तो ये एक हुआ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल, ठीक। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी रूल है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए भी रूल है, और वो भी सेम है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल सेम होगा, ऐसे ही रूल जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके लिए रूल सेम होगा। वो रूल क्या होगा देखो, जैसे आपको डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 28.126 इंटू 5.124 इंटू 2.12687, ठीक। ठीक है। तो अब देखो जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा, डोंट नो, क्योंकि आंसर की हमें जरूरत है भी नहीं यहाँ पर, जो भी आंसर आपके पास आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका ये 5 इंटू 10, 10 इंटू 18 280, तो ये अबाउट 284.287 ठीक है। मान लीजिए आपका आंसर इतना आता है, ठीक। तो देखो अब करना क्या है, इसमें आंसर किसके बराबर, कितना आंसर आपके पास आएगा। आंसर यहाँ पर वो आएगा कि आप चेक करो, अब डेसिमल नहीं, टोटल डिजिट कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पर है। 1 2 3 4 5, इसके पास है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास कुल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये 4। अब जो आपका आंसर आएगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 बस ये आंसर जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। मीन्स ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितना जिन फिगर्स को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ये ले रहे थे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने पॉइंट आएंगे, वो चेक कर रहे थे कि किसी भी फिगर में डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। वहाँ पर वो रूल था, वहाँ डेसिमल वाला पॉइंट मेन था कि डेसिमल के ऊपर सब कुछ बेस कर रहा था कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लेनी है। तो जितनी सबसे कम किसी भी डिजिट में थी आफ्टर डेसिमल उतनी ले लिया आपने। और यहाँ पर क्या रहेगा कि टोटल आंसर में, यहाँ पे डेसिमल का कोई रोल नहीं है, टोटल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। जो आपके पास आंसर आया है उसमें 1 2 3 4 यहाँ 4 है, तो ये कर लिया, ठीक। अब मान लो ये यहाँ पर ऐसे होता तो 5 हो गई थी, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 6, तो 5 सबसे कम है, तो आंसर आपका होता 284.28, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहां वो नहीं कहेगा कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर, बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो कहेगा बताओ उसका आंसर क्या है। आपको लगेगा इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, बट वो इतना आसान भी नहीं होगा, वो आपका 1 मिनट से ज़्यादा वेस्ट कर देगा। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उस 1 मिनट को यूज़ करने के बाद भी आपका आंसर वहाँ पर सही नहीं आएगा, ठीक। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए नोट्स में काफ़ी प्रैक्टिस दी हुई है, आप उसे चेक कर लेना, ठीक। नाउ इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर वैसे जब ये करवाया है तो हर बार उस पॉइंट को स्किप करवा दिया था, क्योंकि वो हम एक साथ 2 टॉपिक नहीं पकड़ सकते हैं।
राउंडिंग ऑफ। देखो आपने नोट किया होगा कई बार हमारा जैसे मान लो ये रहा था 287.54618। अब मान लो आपका आंसर आना था यहाँ तक, इतने तक हमने ये ले लिया था। बट अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में तो क्योंकि मैं एक ही कंसेप्ट समझा रहा था उसको मैंने टच नहीं किया है, बट राउंडिंग ऑफ भी करनी पड़ती है आपको, ठीक है ना, पता है आपको राउंडिंग ऑफ भी करनी होती है। तो अब उसी आंसर में लास्ट पोर्शन जो रह गया है वो राउंडिंग ऑफ भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको राउंडिंग ऑफ भी करके आंसर कुछ और आए, जरा ध्यान देना इस बात का। तो राउंडिंग ऑफ कैसे होती है पता है हमें कि जहां तक आपको लेना है, मान लो यहाँ तक लेना है, तो इसके बाद अगर 5 से ऊपर है तो इसमें 1 ऐड कर दोगे कि नहीं, तो आंसर क्या होगा 287.55। तो राउंडिंग ऑफ भी करनी है तो एग्जैक्ट आंसर ये रहेगा। लास्ट आंसर अगर 5 से ऊपर है तो आप 1 ऐड कर दोगे। अगर ये ऐसे होता है 287.54418 और आंसर और आपका आंसर यहाँ तक हमें लेना था। अब इसके नेक्स्ट जो है वो 5 से कम है तो आंसर आपका केवल यही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर एग्जैक्टली 5 ही हो, जैसे 5 5 6 ठीक, सॉरी 5 आया, ठीक है 1, और आपको आंसर यहाँ तक लेना था, आपको आंसर लेना था यहाँ तक। अब इससे आगे जो है वो 5 ही है, ठीक, आपको आंसर यहाँ तक लेना था। अब क्योंकि एग्जैक्टली 5 आ गया है तो 5 आने पर यहाँ पर 2 इशू होते हैं। अब देखो अगर यहाँ 5 आया है तो अब देखो किसको, जिसको आपने राउंड ऑफ करना है, इसको करना है राउंड ऑफ, वो क्या है इवन या ऑड। अगर तो वो इवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पास। लेकिन अगर वो ऑड है तो उसमें आप फिर 1 ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर क्या है 5 है तो आंसर आपका आएगा 287.6, क्योंकि हमें यहीं तक ही निकालना था आंसर, इसे लेना था ही नहीं, इसको राउंड ऑफ करना था। अब क्योंकि ये क्या है ऑड, हमने 1 ऐड कर दिया। लेकिन अगर ये कहीं 6 होता तो या फिर 8 होता या 4 भी होता, ठीक, हम कुछ नहीं करते क्योंकि ये पहले से ही इवन है, तो इसका आंसर अगर ये 4 होता तो इसका आंसर 287.4 ही आता। तो बस 5 को राउंड ऑफ करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो नो प्रॉब्लम, ऑड है तो आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ तक हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो कंसेप्ट था वो खत्म होता है। इसके बाद हमें एक चीज और करनी है जो काम आपको आएगी न्यूमेरिकल्स को एग्जैक्ट आंसर देने में, और पार्ट भी है आपके सिलेबस का तो वो भी इसलिए यूजफुल भी है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाते हैं और व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। जैसे मान लो आपके पास ये है 1.235789, ठीक, ये आपके पास आंसर आया। बट वो कहता है कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब है करना क्या है आपको, इसमें आंसर को आपको 1 पॉइंट के बाद लेना है डेसिमल, तो इसका आंसर आएगा 1.23579 इंटू 10 रेज टू पावर। तो कितने आए 1 2 3 4 5 6, डेसिमल पर कितने पॉइंट आ गए हैं 1 2 3 4 5 6, 10 रेज टू पावर 6। तो ये होती है साइंटिफिक नोटेशन, जब आप आंसर को 1 डेसिमल पॉइंट के बाद उसको 10 रेज टू पावर में डिवाइड ले आते हो, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि इसको चेंज करना हो हमें, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी 5 पॉइंट 1 पॉइंट के बाद डेसिमल और फिर पूरा इनटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5, ये हुई आपकी साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये, बट आपके सिलेबस में है तो मैंने यहाँ पर वो भी करवा दिया, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू नोट्स, तो एक पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन से पहले वाला हमारा रह गया है, उसको भी कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर से पहले था वो पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है बट फिजिक्स में भी काफ़ी आपके लिए यूजफुल है। और मे बी कि कभी क्वेश्चन देखो, अब कंपटीशन के लिए आपको वर्ड टू वर्ड करनी पड़ेगी आपकी एनसीईआरटी, और इनफ है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे बच्चे हो,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान देने की। वैसे भी आपके पास नेट पर, गूगल पर, मतलब यूट्यूब पर बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। बट सबसे बड़ी बात, आपको एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड को समझना पड़ेगा, कोई छोटी से छोटी चीज़ को भी कैच करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक छोटे से, ये भी बहुत एक छोटा सा पार्ट है एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ये क्या होता है देख लेते हैं। मतलब कि ये मुश्किल से ये 1/4 पेज का ही एक टॉपिक है बुक के अंदर भी, तो बहुत ध्यान जाता नहीं है, बट क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे अच्छे इससे। देखो, पहले तो मैंने आपको कई बार कहा है कि केमिस्ट्री में आपको ना जो डेफिनेशन है, जो एक वर्ड है, उसके मतलब पर जाओ, क्योंकि उसकी मीनिंग निकालने से ना आपको बहुत सारा एक पता चल जाता है कि करना कैसे है, एक अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो जाती है। क्रैमिंग नहीं करनी है कि मैं रट लूँ किसका मतलब ये होता है, कोई बेनिफिट नहीं उसका। अब देखो, एक्यूरेट ये वर्ड आपने तो सुना ही है, प्रिसाइज ना भी सुना हो, एक्यूरेट सुना ही होगा। बी एक्यूरेट मीन्स जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, जो एक एक्यूरेट है मीन्स बिल्कुल इसे बोलते हैं एग्जैक्ट, वो रिजल्ट निकालना या उस फाइंडिंग तक पहुंचना जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बल्कि एक ट्रू वैल्यू तक पहुंचना जो सही है। और जैसे मान लो आपने क्या किया, मान लीजिए आपने कुछ मेजर किया कि 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 300 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, कुछ ऐसा। तो जितना हो सके आपको वैल्यू के नज़दीक से नज़दीक बिल्कुल अगर आप पहुंच गए हो, उसे बोलते हैं एक्यूरेट। जितना आप उस मेन जो एक मेन वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उससे ऊपर नीचे मीन्स प्लस माइनस होते हो, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी कम होती रहती है, ठीक है। इवन बढ़ाओगे तो भी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, उससे कम करोगे तो भी कम हो जाएगी। मान लीजिए आपको गिनने के लिए हमने कुछ करेंसी नोट्स दिए, और वो करेंसी नोट्स हैं मीन्स 1 रुपीज़ के मान लो, और आपके पास 1000 रुपीज़ के नोट्स हैं 1 रुपये के। अब आपको टाइम लगेगा काउंट होने में, और गलती भी हो सकती है। अब आपने उसको अगर एग्जैक्ट काउंट किया कि 1000 रुपीज़ हैं, कि ये 1 रुपीज़ के 1000 नोट्स हैं, देन यू आर 100% एक्यूरेट। बट अगर उसको आपने 999 भी किया है तो भी इनएक्यूरेट हो, 1001 किया है तो भी इनएक्यूरेट हो। बट अब उसमें क्या है, किसी बच्चे ने उसको 1000 नोट से, चलो किसी ने 1000 नहीं किया, बट एक ने इसको किया 998, एक ने किया इसको 995, एक ने किया इसको 1005, ठीक। तो जो सबसे नजदीक है एक्यूरेट वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। अब देखो, ये इससे +5 है, ये इससे -5 है, और ये इससे -2 है, तो केवल -2 है कि 2 ही कम है, +5 है ज्यादा, ये 5 है, -2, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो दिस स्टूडेंट जिसने ये 998 काउंट किए 1000 को, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। एग्जैक्ट तो नहीं है बट एक्यूरेट है बाकी सबको मिला करके, ठीक। तो इस तरीके से एक्यूरेसी का मतलब होता है टू फाइंड द एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू, टू फाइंड द ट्रू वैल्यू। एंड व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन मीन्स नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू, कि ट्रू और एक्यूरेट वैल्यू के नियर होना। अब देखो, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो थोड़ा बताता हूँ। जैसे वही बात लेता हूँ मैं 1000 वाली, उसमें थोड़ा सा आसान रहेगा समझने वाली बात। ए, बी और सी है। एक बार उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे काउंट किया 999, मतलब कि ए ने 3 बार कैलकुलेशन की, बी ने भी 3 बार की, और सी ने भी 3 बार कैलकुलेशन की। फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन में 999 आया, दूसरी कैलकुलेशन में 998 आया, और थर्ड कैलकुलेशन में अगेन 999 आया, ठीक। बी ने क्या किया, एक बार 999 ले आया, एक बार 980 ले आया, एक बार 965 ले आया, ठीक। और सी ने क्या किया, एक बार 800
एक बार 810, एक बार 999। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है। ए ने 999, 998 एंड 999 लेकर आया। ये वैल्यू कैसी हुई? एक्यूरेट, क्योंकि ट्रू वैल्यू के बहुत बहुत नजदीक है, 1-2 का फर्क है, काफी एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट है, बट इसके साथ साथ ये प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज का मतलब क्या है कि जो ट्रू वैल्यू थी हर बार उसकी वैल्यू उसके आसपास आई है। तीनों वैल्यू इसकी बिल्कुल नियर है, मींस प्रिसीजन का मतलब है एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक रहना। तो ये ट्रू वैल्यू के नजदीक है। अब इनकी बात करें, ये वाले की, तो यहां पर क्या है, देखो ये 999 है, ये वैल्यू एक्यूरेट है, बट जो ये वैल्यू है 998, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, क्योंकि ये वैल्यू जो है इससे दूर है, ये वैल्यू भी प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू ये है, ये ओनली एक्यूरेट है, बट इन तीनों को देखो प्रिसाइज के लिए आपको 3-4 रीडिंग लेनी पड़ेगी, एक रीडिंग में ही प्रिसाइज नहीं आएगा। आपने क्या किया, एक ही चीज को 4 बार मेजर किया। जैसे कि मैं कहता हूँ आपने मेजर कर लिया था एक बार 990, सॉरी एक बार 1000 मेजर लेता हूँ, 887, 886, 888, ये 3 रीडिंग काउंट की, जबकि थी असल में कितनी 1000, बट काउंट कितने की, ये काउंट आई 3 बार में। तो चाहे ये एक्यूरेट ना भी हो, एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि बहुत दूर है 1000 से, बट ये प्रिसाइज जरूर है। इट इज प्रिसाइज। व्हाई इट इज प्रिसाइज? बिकॉज इट इज द रीडिंग्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, कि इन तीनों में प्रिसीजन है, तीनों आपस में मिल रही हैं, अलग अलग नहीं है। ये रीडिंग, ये रीडिंग, ये रीडिंग, इन तीनों में सिमिलरिटी है। और एक्यूरेसी में क्या होगा कि आपको जितना हो सके एक्यूरेट रीडिंग के नजदीक पहुंचना पड़ेगा। तो प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ, जो रीडिंग्स आई हैं उन सब में एक सिमिलरिटी हो। अब ये प्रिसाइज, अगर प्रिसाइज है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, लेकिन अगर तीनों ही एक्यूरेट हैं तो देखो एक्यूरेट तभी होती हैं जब वो प्रिसाइज भी हो। अगर एग्जैक्टली एक्यूरेट हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही प्रिसाइज हो जाएंगी, क्योंकि उनमें सिमिलरिटी होगी। क्योंकि अगर एक वैल्यू 1000 आ रही है और एक वैल्यू 900 आ रही है, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई है कि कोई ना कोई तो गलत है ही है, तो वहां पर एक्यूरेसी नहीं आई और प्रिसाइज भी नहीं हुई। अगर एक्यूरेट है तो वैसे भी वो प्रिसाइज हो जाती हैं। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो रीडिंग्स आई हैं उनमें कितनी नियरनेस है, कितनी वो सिमिलरिटी है। अगर वो सब आपस में सिमिलर हैं तो प्रिसाइज हैं, बट इट कांट बी नेसेसरी कि वो हमेशा एक्यूरेट होंगी। एक्यूरेट तभी होंगी जब वो ट्रू वैल्यू के इतना भी हो सके उतना वहां पर उसके नजदीक होंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो एक्यूरेसी में हम देखेंगे कि ट्रू वैल्यू के नजदीक होना चाहिए, और प्रिसाइज में देखेंगे कि जो अलग अलग रीडिंग हैं उनमें कितनी सिमिलरिटी है। अगर इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये कांसेप्ट डाउटफुल ना रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई मेजरमेंट करनी है, ठीक, मेजरमेंट की, अब यहाँ पर एक बार मेजरमेंट ऐसे आई है 102.23, ये फर्स्ट रीडिंग है। सेकंड रीडिंग आई है 102.22, थर्ड रीडिंग आई है 102.24, और एक्चुअल में जो रीडिंग थी वो रीडिंग थी 102.22। ठीक है, तो ये तीनों रीडिंग, देखो पहली बात तो तीनों रीडिंग क्या है, ये प्रिसाइज है क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के नजदीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर 3 रीडिंग में आपकी ह्यूज डिफरेंस आ जाता तो प्रिसाइज नहीं होती। That all different readings are very much close to each other, that's why they are precise. ठीक, and because ये तीनों ही एक्यूरेट के बहुत नजदीक भी हैं, ट्रू वैल्यू के नजदीक भी हैं, that's why these are accurate. ठीक, बट अगर ये वैल्यू को मैं, अब ट्रू वैल्यू यही है, बट फर्स्ट टाइम काउंट करते 100.12, ठीक, सेकेंड टाइम काउंट किया 110.22 लेते हैं, एंड थर्ड टाइम काउंट किया 90.12। ठीक, तो क्या है आपके पास आंसर कितना था 102, बाकी चलो पॉइंट्स में है। अब यहाँ पर एक बार आपके पास 100 आ गया, फिर एक बार 110 आ गया, एक बार 90 आ गया, तो पहली चीज तो ये एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि
काफ़ी डिफरेंस आ गया है, 2% से ज़्यादा डिफरेंस आता है, ये एक काफ़ी इनएक्यूरेट है। क्योंकि एक्यूरेसी में अगर हम बात करें तो डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, 99 मोर देन 99%, दैट इवन आई से कि 99.5% तक जो है वो वैल्यू आपकी सही होनी चाहिए। बहुत एक छोटा सा एक आपके पास होता है एरर मार्जिन, बहुत स्मॉल। तो ये आपके तीनों ही रीडिंग कैसी हैं, इनएक्यूरेट, और साथ में ये प्रिसाइज भी नहीं है। इनएक्यूरेट तो है ही है, प्रिसाइज भी नहीं, क्योंकि 100, 110, 90, तो देखो इसके उसके बीच में 20 का डिफरेंस आ गया, जो लोअर मोस्ट और हाईएस्ट मोस्ट में 20 का डिफरेंस बहुत हाई होता है। तो तीनों रीडिंग क्या है, इनएक्यूरेट एज वेल एज नॉट प्रिसाइज। बट अगर इन तीनों काउंट करते हुए ऐसे आता, दैट 99.12, 90.10, 90.13, अब ठीक है ये 102 है और ये 90 है, एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ऑल दीज आर प्रिसाइज, क्योंकि इन तीनों में एक सिमिलरिटी है। ठीक है किसी ने गलती की, बट तीनों बार सेम तरीके से उसने मेजर किया, बट एक्यूरेट नहीं है, बट दीज आर प्रिसाइज बिकॉज द डिफरेंट रीडिंग्स हैव सिमिलरिटी इन देयर वैल्यू। ठीक, तो समझ आ गया होगा आपको अब एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब। और अब इसके बाद हम आज अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स, इट विल बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। बिकॉज देखो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि लास्ट वीडियो में कि जब आपको कभी न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़े तो आपको ना न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए ध्यान देना पड़ेगा कि हर चीज़ में एक यूनिट्स में एक सिमिलरिटी हो। जैसे मान लो अगर एक चीज़ चल रही है, मान लो उसने एक ही यूनिट में, एक ही न्यूमेरिकल में दो डिस्टेंस की यूनिट्स ले ली हैं। एक जगह उसने क्या कहा कि मीटर है, फिर दूसरी जगह उसने बोल दिया सेंटीमीटर है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को ही या तो मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यूनिट्स की कन्वर्जन सीखनी पड़ेगी कि कैसे मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर और नैनोमीटर या गीगामीटर में चेंज करना है। नाउ देखो पहले मैं करवाऊं कि कैसे करते हैं, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट उससे पहले एक वो पोर्शन है जो आपके लिए मीन्स जो आपको आना चाहिए, और ये एक रिमेम्बरिंग पोर्शन है। ऑल तो इसमें से काफ़ी पोर्शन आप 10th क्लास के मैथ में कर चुके होंगे, 9th, 10th या 8th के मैथ में कर चुके होंगे, उसी को ही मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसको किए बिना आप प्रोसीजर तो सीख लोगे बट रिजल्ट नहीं आएगा। क्या होगा देखो, आपको पता होना चाहिए वैल्यूज़। जैसे देखो आपके पास वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, अगर मैं स्टार्ट करूँगा पहले, सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं कि सेंटीमीटर, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटीमीटर? सेंटीमीटर मीन्स एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, ऐसे ही देखो हम पहले डेसी, डेसी का मतलब होता है 10⁻², फिर लेते हैं हम सेंटी, सेंटी का मतलब 10⁻², फिर लेते हैं हम मिली, तो मैं डिस्कस करूँगा इसको प्रॉपरली। मिली का मतलब होता है 10⁻3। ठीक, मिली के बाद आता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। माइक्रो के बाद आएगा आपके पास नैनो, नैनो का मतलब 10⁻9। इसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू 10⁻10, 10⁻10। आफ्टर दैट आपके पास आता है पीको, PICO, इसकी वैल्यू 10⁻12 पीको। ठीक, और फेमटो भी चलो कर लो, वैसे आता नहीं, चलो फिर भी FEMTO, फेमटो 10⁻50, डेसी 10⁻10, सॉरी 10⁻1 डेसी, डेसी से कम सेंटी, सेंटी से भी कम मिली क्योंकि माइनस में है, 10⁻1, -2, -3, फिर माइक्रो 10⁻6, फिर नैनो 10⁻9, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर पीको और फिर फेमटो। ठीक, अब देखो इसके बाद इसका अपोजिट, डेसी 10⁻10 है, डेका, डेसी का उल्टा डेका, वो 10 हो गया। डेका के बाद आपके पास देखो 100 का मतलब क्या होता है, हेक्टा, हेक्टा,
हेक्टा 10⁻², ये -2 था, 2 हो गया। डेसी का उल्टा डेका, सेंटी का हेक्टा। ऑल्दो ये इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है, नहीं अब किसी भी जगह आपके +1 +2 में इसका यूज नहीं है, बट मे भी कंपटीशन में आ जाए तो अब यह यूजफुल होगा। देखो किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻3। अभी डिस्कस करूंगा मैं कैसे आपको याद कर सकते हो, बट अभी लिख लो एक बार। किलो का मतलब 10⁻3। अब देखो माइक्रो का उल्टा क्या होता है, मेगा। माइक्रो बहुत छोटा, मेगा बड़ा, तो मेगा होता है 10⁻6। और बस यही तक करना है इसके लिए। तो इसके बाद 10⁻−9 है ना, तो गीगा का मतलब 10⁻9, बस इतने ही हैं आपके पास, इससे ऊपर नहीं जाना है। ये 10 होगा, ये वैल्यूज आनी चाहिए। अब डिस्कस कर लेता हूँ कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, जहां जहां पॉसिबल है याद करना। देखो अगर मैं बात करूं डेसीमीटर की, देखो डेसीमीटर जो है ना मीटर से छोटा है, और डेक, डेक का मतलब 10 ही होता है हमेशा। डेक कहीं भी आ जाए वहाँ मतलब 10 होता है। जैसे कि दिसंबर, एक्चुअल में दिसंबर भी 10th मंथ ही है, बट जब वो कैलेंडर डेवलप किया गया था वो तब 10th मंथ था, तो उस समय उसको दिसंबर डेक बोला गया। बट बाद में वो फिर जनवरी फरवरी ऐड किए, दैट्स वाई वो 12th मंथ बन गया। बट डेक का मतलब 10 होता है। जैसे कि नवंबर 9, ऑक्ट 8 होता है। वो सब पहले कैलेंडर के मुताबिक ठीक थे, अब बाद में वो प्रॉब्लम आ गई है, अलग बात है। बट ऑक्ट का मतलब 8, नॉन का मतलब 9 नवंबर से, एंड डेक का मतलब 10 होता है। अभी डेसी है, डेसी में स्मॉल, तो 10⁻⁻1 है, और डेका 10 बन गया। डेका का मतलब क्या हो गया, 10। और उसके बाद डेका, दिसंबर डेक 10, उससे छोटा डेसी 10⁻⁻1, ठीक। तो डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे सेंटीमीटर क्या हुआ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10। ऐसे ही 100, ऐसे ही डेसीमीटर कितने होंगे 1 मीटर के अंदर, 10, ठीक है। वहाँ 100 होते हैं सेंटीमीटर, डेसीमीटर कितने होंगे, 10। सेंटी का मतलब 10⁻², कैसे समझ लेते हैं, पर इससे आपको समझ आसानी से आ जाएगा। वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक। अब इसका मतलब देखो ये सेंटी है और फिर मीटर है, ये 100 हो गया। तो सेंटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब अगर आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो मतलब क्या है, 10⁻⁻2 मीटर, क्या गायब हुआ यहाँ से, सेंटी वर्ड। तो सेंटी ये रहा सेंटी, 10⁻⁻2 मीटर। 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, क्या नहीं, देखो समझना दोबारा से, 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ना, ठीक। अब देखो 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो उसको वहां भेज दोगे, 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। इसका मतलब सेंटी की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। 10⁻⁻2 मीन सेंटीमीटर, तो ये 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई सेंटी की वैल्यू है 10⁻⁻2। अच्छा मिली कैसे पता लगाओगे, मिली जिसे हम बोलते हैं, आपके पास लीटर है और लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीलीटर सॉरी, लीटर में होते हैं 1000 इन ए लीटर, 1000 ml होते हैं, ml मींस मिलीलीटर, ठीक। अब मिलीलीटर देखो जरा ध्यान देना, 10⁻⁻3 ये है वैल्यू मिली की और ये है लीटर की, यानी कि 1 मिलीलीटर 1 ml इज इक्वल टू 10⁻⁻3 लीटर होता है कि नहीं होता है, देखो होना चाहिए ना कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। इट मींस 1 ml इज इक्वल टू 10⁻⁻3 लीटर। तो देखो ये ml, ये है मिली, मिली ये लीटर, तो 10⁻3 लीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर। तो इसका मतलब मिली की वैल्यू कितनी हुई, 10⁻3, ठीक है। अच्छा माइक्रो, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 होता है। इसमें थोड़ा सा ऐसा कोई
क्योंकि माइक्रो जो है ना वो आपने डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं करते हैं हम, तो इसलिए इसको मैं उस तरीके से नहीं बता पाऊंगा जैसे बाकी बताए हैं, क्योंकि मिली डेका वगैरह यूज़ कर लेते हैं लाइफ में। माइक्रो का तो देखो पता नहीं लग पाएगा, ये आपका करना पड़ेगा। 10⁻⁻6 वैल्यू होती है। हाँ देखो नैनो 9 से बना है, तो 10⁻⁹, और ये माइनस में ही क्यों आएगा 9 नैनो से, क्योंकि देखो नैनो का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल। हम अब नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं जहाँ पर हम स्मॉल पार्टिकल्स में डील करेंगे। नैनो का मतलब स्मॉल ही होता है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो नैनो का मतलब स्मॉल, अब स्मॉल का मतलब नैनो मींस 9, स्मॉल है तो माइनस में 10⁻⁹, क्योंकि आप इसको प्लस में कर दोगे तो ये बहुत 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 बड़ा बन जाएगा, मेगा से भी बड़ा, तो पॉसिबल नहीं था। एंगस्ट्रॉम फिर आपका करना पड़ेगा 10⁻⁻10, पिको 12, फेम्टो 15 से 10⁻⁻15। अब डेका दिसंबर 10, हेक्टा 10⁻²00, ठीक। किलो, अब देखो इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब किलो का मतलब क्या होता है। देखो जैसे आपके ना देखते हैं हम फेसबुक वगैरह पर देखना कभी लिखा होता है कि 1.2 के लाइक, या 2 के मीन्स 2 किलो, 2 किलो मीन्स 2 × 1000, किलो का मतलब 1000 होता है। देखो किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या है 1000 ग्राम। हम बोलते हैं 5 किलो मीन्स 5000, किलो का मतलब यहाँ पर क्या होता है 1000, तो किलो 1000 मीन्स 10⁻3, ठीक है ना। आप बोलते हो 500 किलो मीन्स 500 × 1000 ग्राम। मेगा, माइक्रो का उल्टा मेगा, माइक्रो 10⁻⁻6 है तो मेगा जो है वो 6 होगा, और गीगा जो है वो नैनो का उल्टा हो गया, गीगा जो है 10⁻9। अगर इसका करना है तो आपके पास जो है गीगाबाइट होती हैं, गीगाबाइट वो 10⁻9 ही होती है, ठीक। तो ये तो कुछ एक आपको याद होनी चाहिए अगर आपको कन्वर्ट करनी है तो। बाकी मैं सिखाता हूँ करते कैसे है कन्वर्ट, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये आपकी नोट्स में दी हुई है आपको, और एनसीईआरटी बुक में भी है, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा भी है, बट इसी में ही आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। अब देखो कैसे कन्वर्ट करना है वो प्रोसीजर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। कैसे स्टार्ट मतलब कित करना है, देखो जैसे आपको ना मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो कैसे करेंगे। मेथड का नाम है यूनिट फैक्टर मेथड। यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर का मतलब, यूनिट का मतलब ऐसे मानते हैं 1, यूनिट मीन्स 1 होना, 1 होना। तो कैसे देखो, जैसे मान लो वी नो किलोमीटर, तो किलो का मतलब क्या हुआ 1000, मीटर का मतलब m, ये क्या हुआ किलोमीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर, ये किलो है मीटर, नीचे लिख दो आप किलोमीटर। किलो से किलो कटा, मीटर से मीटर कटा, अपन से क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक। इसी तरीके इस फैक्टर का, इस मेथड का हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करना है बस वो देख लेते हैं, ऑल्दो यही हमारा प्रोसीजर रहेगा। अब हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब देखो जरा ध्यान दो, किलोमीटर में कन्वर्ट करने से पहले हमें मिलीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि मीटर से हम चेंज कर सकते हैं किलोमीटर में, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी दिया है पहले उसको एक बेसिक में लेकर आए कि मिलीमीटर को मीटर में ले आए, फिर मीटर से किलोमीटर में चलेंगे। तो देखो कैसे करना है, जिसको आप कन्वर्ट करना है लिखो यहाँ पर, ये लिख दो आप मिलीमीटर इज इक्वल टू, अब सबसे पहले यही बार लिखोगे आप मिलीमीटर इनटू, अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो जब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप देखो ये हुआ 10⁻⁻, मिली का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻3, ठीक है। मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, और ये हो गया आपके पास मीटर, ठीक। ये क्या होगा मीटर, 10⁻⁻3 मिलीमीटर, यानी क्या हुआ ये मिलीमीटर। नीचे कर दिया मैंने, देखो 10⁻3 मीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर, 10⁻3 मीटर इज मिलीमीटर, नीचे कर दिया मैंने, इसको बराबर कर दिया इनटू। अब कन्वर्ट किसमें करना है हमें किलोमीटर में, तो यहाँ लिख दो किलोमीटर। तो किलो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻3,
मीटर तो मीटर आ गया, ये क्या बन गया किलोमीटर, मतलब इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। तो देखो ये मिलीमीटर से मिलीमीटर कटाएगा, मीटर से मीटर, और बस आपके पास जो है वो आंसर देखो क्या आएगा, मिलीमीटर इज कितना बचा 10⁻³ इंटू किलोमीटर डिवाइड बाय 10⁻3। ये 3 क्या है, प्लस का है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो क्या आंसर आया 10⁻6 किलोमीटर। तो मिलीमीटर का मतलब हो गया 10⁻6 किलोमीटर। ठीक, मैं अब ऐसे ही तो कुछ और करवाता हूँ आपको ताकि ये आपको आसानी से आ जाए। अब आपको अगर नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, नैनो को मिली एनएम है, नैनोमीटर को मिलीमीटर में करना है। देखो पहले तो हम इसे मीटर में लेके आएंगे, फर्स्ट नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे नैनोमीटर, सबसे पहले लिखो नैनोमीटर। अब नैनो का मतलब क्या है 10⁻⁻9 इंटू मीटर, मीटर, तो इज इक्वल टू 10⁻⁻9 का मतलब क्या हो गया नैनो एम मीटर, नैनोमीटर। अब मीटर में आ गया, कन्वर्ट किस में करना है मिलीमीटर में, तो लिख दो यहाँ पर मिलीमीटर। मिली का मतलब 10⁻⁻3, मीटर का मतलब मीटर आ गया। देखो इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 काटने के बाद, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट कर दो, मीटर से मीटर कट कर दो, ये 10⁻⁻3 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर। इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन्स करनी है। बाकी कन्वर्जन्स बहुत सारी दी हुई हैं नोट्स के अंदर, उनको आप ट्राई करना सोल्व करने के अपने। आपको डाउट आता है तो आप मुझे बोल देना, हम उसको यहाँ पर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो कोई डाउट वगैरह है कि इस क्वेश्चन को या इस पेज पर इस चीज़ को दोबारा से डिस्कस करो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल दिया करो, अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्कस करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं जो कमेंट्स हैं वो देखूँ डेली जाकर के वीडियो सेक्शन में। अगर आपके डाउट्स मिलेंगे तो मैं श्योरली उसको वहाँ डिस्कस करूँगा, बट दैट दे शुड बी मीन्स इमीडिएटली आफ्टर द वीडियो। ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर खत्म होने वाला है फिर डाउट्स भेज रहे हैं, और पिछले टॉपिक का तो बहुत आपको भी समझ नहीं आएगा और मेरे लिए भी थोड़ा इजी नहीं रहेगा उसको डिस्कस करना। तो ट्राई करो कि वीडियो डेली देखो, और उसके बाद अगर आपको डाउट लगता है तो वहीं पर आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। अदरवाइज अगर वहाँ नहीं डालना है तो आप मुझे डायरेक्टली भी व्हाट्सएप पर बोल दो कि सर ये डाउट है, और इसको कुछ बच्चे करते भी हैं ऐसा, तो मैं उनको डायरेक्टली बोल देता हूँ, बट मे बी कि मैं उसको वीडियो में भी डिस्कस कर लूँ तो हो सकता है। ठीक, तो चलो आज आपका ये सेक्शन पूरा हो गया है। इसके बाद जो हम करेंगे, वैसे तो देखो वो बोर्ड ने रिमूव कर दिया है सेक्शन, बट आपके पास नोट्स भी हैं उसके, और मैं चाहता नहीं कि आपको आगे परेशानी आए कंपटीशन वगैरह में, तो हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे वो कि हमें एनुअल एग्जाम में उस पोर्शन को इंक्लूड करना नहीं करना। लॉज हैं 9th में किए होंगे आपने, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वगैरह के, तो वो नेक्स्ट वीडियो उसी का रहेगा, तो उसमें आप बाद में डिसाइड करेंगे कि हम वो एग्जाम में लेंगे, बट अब मैं यहाँ पर +1 में किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करूँगा, सभी के सभी टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। ओके, थैंक यू।